हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है। और मैं हूँ रूही। और फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने चैनल पे जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं, जो भी स्टेट गवर्नमेंट के या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के हों, उनकी मैं प्रिपरेशन कराती हूँ। तो सभी लोग अलग अलग जगह से जुड़ रहे हैं, मेरे FB पेज पर भी जुड़ते हैं और जो यूट्यूब है उसको भी देख रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड, जितने भी लोग हैं, अगर वो साइंस या बायोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो इस चैनल को ज़रूर चूज़ करें। आपको जब आप इस चैनल पे जाएंगे, आप वीडियोस देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, मुझे कुछ अलग कंटेंट मिल रहा है या मुझे कुछ अलग चीज़ बताई जा रही है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, हेल्पफुल है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो आज आपके सामने जो है ये क्वेश्चन पेपर है। कहाँ का क्वेश्चन पेपर है? ये DSSB का, जो दिल्ली में जो एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं टीचिंग के लिए, उसका TGT का साइंस का पेपर है, जिसमें ये साइंस का पार्ट है, साइंस का पोर्शन है। जैसे कि आपको पहले भी बताया था मैंने, और आप लोगों ने एग्ज़ाम्स दिए भी हैं। तो इसमें जो पार्ट होते हैं, दो पार्ट्स में आता है। एक पार्ट ए होता है, एक पार्ट टू होता है। पार्ट टू में पूरा 100 क्वेश्चन जो होता है वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है। 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो टीचिंग के भी होते हैं। तो ये मैं आज यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर रही हूँ फ्रेंड्स। देखिए, वैकेंसीज आती ही रहती हैं किसी ना किसी स्टेट की। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी लगेगा। अब KV की भी गेस्ट टीचर्स की शायद वैकेंसीज आ रही हैं और आगे भी KV की वैकेंसीज रिलीज़ होंगी। और ये जो पेपर होता है फ्रेंड, इसमें क्या है, CBSE और NCERT का जो पैटर्न है वो लगभग हर एग्ज़ाम में सेम रहता है। तो इसलिए जो है आप इससे चूज़ कर सकते हैं, साइंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। और कोई भी अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम्स में लगे हुए हैं तो मेरा ये कहना है कि आप किसी भी स्टेट का क्वेश्चन पेपर हो, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो UP का हो, आप सभी के क्वेश्चन पेपर देखिए, सबसे क्वेश्चन उठाइए, हर कहीं से आप उसको फ़ायदा लीजिए। जितना ही आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए, यहाँ पे जो है हमारे सामने आज ये पहला क्वेश्चन है फ्रेंड, जिसमें इन्होंने क्या पूछा था। इस क्वेश्चन में इन्होंने डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा था। देखिए, ये है फर्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ स्पीड इज़। तो जो स्पीड की डायमेंशन है, तो आप डायमेंशन कैसे निकालते हैं? फॉर्मूले से निकालते हैं। ठीक है, फॉर्मूले से निकालते हैं। तो आप जानते हैं कि चाल जो होती है या स्पीड जो होती है वो क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो डिस्टेंस के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? डिस्टेंस के लिए हम जो डायमेंशन में अगर हम लेते हैं तो वो L लेते हैं, और टाइम के लिए क्या लेते हैं? T लेते हैं। तो L/T भी इसको लिख सकते हैं, या तो फिर L, और जब T को हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे अपॉन से, तो ये क्या हो जाएगा? इन्वर्स में चला जाएगा। तो ये LT इन्वर्स हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है फ्रेंड, वो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी वेव्स विद द फ्रिक्वेंसी बिलो द ऑडिबल रेंज आर कॉल्ड। तो ऐसी वेव्स जिसकी फ्रिक्वेंसी ऑडिबल रेंज से बिलो होती है फ्रेंड, उसको क्या कहते हैं? तो आप फ्रिक्वेंसीज जानते हैं, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक का जो रेंज होता है। ठीक है, तो बिलो ऑडिबल रेंज पूछा गया है, तो यहाँ पे जो होगी इंफ्रासोनिक वेव्स होगी। ठीक है, बहुत सारे जो आपको पता होगा, जैसे डॉग्स हैं या तो फिर बैट्स हैं, ये सारे जो है, और व्हेल है, ये सब इंफ्रासोनिक वेव्स वगैरह यूज़ करती हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे देखिए, इसमें पूछा गया है, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस काफ़ी आए थे फ्रेंड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इन केस ऑफ अ लाइट रेज रिफ्लेक्टेड बाय अ स्मूथ सरफेस। ओके, तो इसमें पूछा गया है कि इसमें से जो भी स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए, जब लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है किसी स्मूथ सरफेस के लिए, तो उसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए, 1 वाला है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जो I होता है वो किसके बराबर होता है? R के बराबर होता है। ये तो ये बिल्कुल करेक्ट है। और इनके आंसर के अकॉर्डिंग जो थर्ड वाला है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर को प्लानर। तो देखिए फ्रेंड, जब हम अगर आप जब लाइट रे जब गिरती है, या लाइट रे जो है किसी स्मूथ सरफेस पे आती है, तो आपको ये सारे जो रूल्स हैं ये सब आप लोगों ने पढ़े होंगे, बहुत बार पढ़े होंगे। तो यहाँ पे होता क्या है, सपोज नॉर्मल है और उसके बाद यहाँ पे इंसिडेंट रे है, उसके बाद रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यहाँ से इस तरीके से इसको आप पता कर सकते हैं, और इसका आंसर 1 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर B बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नाउ फोर्थ क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन है कि
एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है और इसकी डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। ओके, डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है। सपोज़ अगर एक ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है, तो जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ए से लेके बी तक, जो इसने डिस्टेंस यहाँ पे डी ट्रैवल की है, वो किसके बराबर हो जाएगी, किसके लिए क्या करेक्ट है, वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगी। बिल्कुल, ये जो होगी डिस्टेंस वो किसके बराबर हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगी। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी और लेस देन भी नहीं होगा, और ज़ीरो तो है नहीं क्योंकि यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है। तो डिस्टेंस ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कब होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट से चल करके वापस लौट करके उसी पॉइंट पर आ जाता है, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो माना जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट वाला ए वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड देखिए, ये जो है क्वेश्चन पेपर बहुत सारे चैनल्स पर डिस्कस किया जा चुका है। बहुत सारे चैनल्स वाले तो उसी दिन भी लेकर के, सेम डे भी लेकर के आए थे, लेकिन यहाँ पर मेरा पर्पज़ वो नहीं है। मेरा पर्पज़ बस ये है कि मैं आप लोगों को इस क्वेश्चंस को दे करके आपकी जो है आगे के क्वेश्चंस जो भी आप करेंगे या फिर एग्ज़ाम है उसके लिए हेल्प मिल जाएगी। और आप यहाँ से जिन्होंने नहीं देखा होगा अभी तक, वो लोग देख करके अपने क्वेश्चन जो डेली के एग्ज़ाम्स के हैं वो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं या मैच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो यहाँ पर देखना है हमको। फ्रेंड देखिए, अगर कोई बॉडी, कह रहे हैं पहला वाला, इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है टाइम के साथ साथ, ओके, पासिस इट इज़ एट रेस्ट, ओके, वो रेस्ट में है। ओके, ये सही है या गलत ये आपको बताना है। नाउ फिर दूसरा है, देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ रेस्ट और मोशन विदाउट अ वीवर, बिल्कुल, जब तक वीवर ही नहीं है, देखने वाला ही नहीं है, तब तक हम कैसे बता सकते हैं हमारे रिस्पेक्ट में कि कोई भी चीज़ रेस्ट में है या फिर मोशन में है। ओके, जब हम ट्रेन में रहते हैं तो ट्रेन के अंदर बैठे हुए लोग हमको रेस्ट में लगते हैं हमारे साथ साथ, और लेकिन जो है जो बाहर से देखता है उसको लगता है कि मोशन में, क्योंकि ट्रेन मूव कर रही होती है तो उसके साथ साथ लोग भी, उसमें बैठे हुए लोग भी ऐसा लगता है कि साथ में मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों ए और 1 और 2 दोनों ही करेक्ट है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु सिक्स क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस्ड बैरोमीटर, बैरोमीटर किसने डिवाइस जो है किया था, वो है टॉर्सिली, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, 7 क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट का इनकरेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए, अगर हम पहले वाले की बात करें कि जो एसी अल्टरनेटिंग करंट होती है वो ट्रांसमिट होती है इलेक्ट्रिसिटी से, जनरेशन होता है उसका, कैसे होता है, जो पावर हाउसेज होते हैं, जनरेटर सेंटर्स होते हैं, वहाँ से होता है। और जो एंड इंडस्ट्रीज थ्रू हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, जिनको कि हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स कहते हैं, एंड एट वेरी हाई वोल्टेज, बहुत ही हाई वोल्टेज पर जो है क्या होता है, बहुत ही हाई वोल्टेज के ट्रांसफार्मर से इसका जो है जनरेशन किया जाता है। नाउ और बी वाला है कि मेजर पोर्शन ऑफ एसी फ्लोज थ्रू द अपर पोर्शन ऑफ अ वायर, तो यहाँ पे ये वाला को देख लीजिए। और जो सी वाला है, डीसी ऑफ सेम वोल्टेज, जो सेम वोल्टेज की जो डीसी है, ठीक है, एज एसी के कंपैरिजन में इज़ मोर डेंजरस बिकॉज इन डीसी ए डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट डज नॉट चेंज, ये भी सही है। तो देखिए, ए बी और सी करेक्ट है। करेक्ट वाला हमें पता चल गया, इससे हमें 3 इन्फॉर्मेशन मिल गई एसी करंट के बारे में और डीसी करंट के बारे में। तो यहाँ पे हमसे इनकरेक्ट पूछा था, तो डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक मोटर दैट वर्क्स ऑन डीसी आर स्ट्रॉन्गर देन दोज दैट ऑफ एसी, तो यहाँ पे ये गलत है, तो डी वाला ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, which of the following law principle has have been applied to form the principle of hydraulic lift used to raise heavy loads, तो देखिए इसमें पूछा गया है कि कौन सा प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई होगा हाइड्रोलिक लिफ्ट के लिए जो कि हेवी लोड्स जो है वो यूज़ कर रही है। ओके, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो ऑप्शन है वो क्या है, पास्कल्स लॉ, यानी कि जो पास्कल का लॉ है वो ही यूज़ होता है यहाँ पे हेवी लोड्स को उठाने के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट्स में। ओके, तो नाउ ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
नाइन्थ में है विच ऑफ द फॉलोइंग रूल इज़ यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर में जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है उसको डिटरमाइन करने के लिए, तो देखिए फ्रेंड्स, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। ओके, तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आप लोगों को पता है, ठीक है। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में ऐसा कुछ बताना नहीं है, और यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक मोटर में फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज़ होता है, ये आपको लर्न कर लेना है। नाउ अब यहाँ पे देखिए, इफ़ 10th वाला है, इफ़ वी हैंग अ बार मैग्नेट विद अ स्ट्रिंग। अगर हम बार मैग्नेट को किसी भी स्ट्रिंग से जो है वो हैंग करते हैं, ओके, तो क्या होगा, देखिए नॉर्थ साउथ इस पे लिखा रहता है, बार मैग्नेट ला करके देखिएगा। तो ये हमेशा रेस्ट में किस डायरेक्शन में जा करके रेस्ट करेगा, ये ऑलवेज नॉर्थ एंड साउथ में करता है। इसमें भी ये इजी है क्वेश्चन। और फ्रेंड यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप अगर एक प्रिपरेशन कर लेते हैं अपनी बुक से, एनसीईआरटी से या सीबीएसई बोर्ड की बुक्स अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप इजीली इसको कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन 11 क्या है, एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंसेज। तो पावर ऑफ लेंस P इज इक्वल टू, आप जानते हैं 1/f होता है। तो यहाँ से जो लेंस की जो पावर हो जाएगी वो मीटर इनवर्स हो जाएगी, क्योंकि f जो होगा वो किस में होगा, मीटर में होगा। लेकिन जब हम उसको लिखेंगे तो इस तरीके से इन्वर्स करके लिख लेंगे, या 1/m तो लिखेंगे नहीं, तो मीटर इनवर्स हम लिख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट इज सन रेडिएट्स अबाउट। अब ये पूछा गया है, ये थोड़ा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जनरली लोगों को नहीं याद रहता है ये सब, तो लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन 12 है, सन रेडिएट्स अबाउट, फिर आंसर क्या हो जाएगा, 3.92 इंटू 10⁻26 जूल ऑफ एनर्जी एवरी सेकेंड। हर सेकेंड में ये 3.92 इंटू 10⁻26 जूल एनर्जी को रेडिएट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 13। तो क्वेश्चन 13 में देखते हैं, अ वेव ऑफ वेवलेंथ 0.50 सेंटीमीटर इज प्रोड्यूस्ड इन एयर। एक वेव है जिसकी वेवलेंथ 0.75, यानी कि जो लैम्डा है वो 0.5 है। ओके, 75 बोल दिया था मैंने, 0.50 है। तो और ये एयर में प्रोड्यूस हो रही है, एंड इट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 250 मीटर पर सेकेंड। और जो इसकी स्पीड है वो कितनी है, इसकी स्पीड है सपोज़ यहाँ पे 250 मीटर पर सेकेंड। ओके, या जिसको हम इन्होंने सेकेंड इनवर्स लिख रखा है, हम ऐसे मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। ओके, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, इसको न्यू लिख सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड यहाँ पे पूछा गया है, तो इसको निकालेंगे हम लोग। ओके, तो जब यहाँ पर इसको निकालेंगे, और यहाँ पे ये देख लीजिए कि ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को मीटर में भी इन्वर्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे न्यू इज इक्वल टू c/λ होता है, या v/λ हो जाएगा। यहाँ पे v दे रखा है इस केस में, तो v/λ से हम लोग कर लेंगे फ्रेंड। v हमारे पास दे रखा है 250, और लैम्डा हमारे पास 0.50 है, जो कि सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो देख लीजिए यहाँ पे ऊपर हमारे पास 2 0 आगे आ जाएंगे, और यहाँ पे जब इसका डेसिमल हटेगा यहाँ पे, तो अगेन 2 0 यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। नाउ हम लोग यहाँ पे कट कर लेते हैं 0 को 0 से, और 5 5 ज़ा 25। नाउ अब यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ गया, कितना आ गया, 50,000 हर्ट्ज़ आ गया। ओके, तो चलिए, हमें एग्ज़ाम में ये भी ध्यान रखना होता है फ्रेंड कि यूनिट जो है वो किस यूनिट में पूछा गया है, तो हम उसका कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन करने के बाद ही हमें आंसर निकालना होता है। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द क्रिटिकल एंगल ऑफ अ मीडियम थीटा सी फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम द मीडियम टू द एयर। देखिए, अब यहाँ पे ये क्रिटिकल एंगल का पूछा गया है, तो आप यहाँ पर समझ रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि 1μ2 दे रखा है, ओके, 1μ2 दे रखा है, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो अब होता क्या है फ्रेंड, जो यहाँ पे 1 है, यानी कि 1 सपोज अगर हम ए ले लें और फिर μ ले लें, तो वाटर का जो होगा वो एयर के रिस्पेक्ट में बोला जाएगा, ठीक है। तो वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर के रिस्पेक्ट में, और अगर W की बात करें तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रेफरेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे
म्यू 2 जो है 1 दे रखा था और म्यू 1 जो है वो म्यू ही दे रखा हुआ था। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन होगा, ये यहाँ पे एक्चुअली इन्होंने आंसर दे नहीं रखा है, तो यहाँ पे अभी ये बताना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इन्होंने अपना जो क्वेश्चन पेपर में जो आंसर था उसके अकॉर्डिंग इनका डी हो रहा है। ओके, यहाँ पे अगर ये ऑप्शन देते तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा सकता था। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 15th है, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर फोर्थ पार्ट ऑफ एन आवर, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट। देखिए करंट दे रखी है, आई दे रखी है, यहाँ पे कितना पॉइंट, यहाँ पे आई दे रखी है 1.0 एम्पियर। ओके, ये आई दे रखी है हमारे पास, और ये कह रहे हैं कि जो फिलामेंट से जो करंट ड्रॉन हो रही है, और ये एक आवर का कितना है, फोर्थ पार्ट है, ठीक है, एक आवर का फोर्थ पार्ट। तो आप समझ सकते हैं कि जो एक आवर है, 1 आवर है, उसमें कितने सेकंड होते हैं, कितने सेकंड होते हैं। देखिए 1 आवर में हमारे पास 60 × 60, ओके, 60 × 60, क्यों, क्योंकि हमको सेकंड में कन्वर्ट करना है। अब इसका फोर्थ है फ्रेंड, तो इसको हम लोग 1/4 कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फोर्थ पार्ट पूछा हुआ है। तो फाउंड दी इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लोज थ्रू दी सर्किट। तो आप जानते हैं कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, आई एंड टी। ओके, Q=IT होता है। तो चार्ज हमसे पूछा गया है, आई यहाँ पे ये है, सिंपली हम लोग क्या कर देंगे, आई यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे फ्रेंड, तो कितना आएगा, आप इसको करके भी देख लो। 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, एंड फिर से 2 है, तो 2 यहाँ पे अगेन 30 ही आ जाएगा, तो 3 × 3 = 9। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 900 कूलम आ जाएगा। ओके, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो फर्स्ट वाला है कि द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं वो लिक्विड में लेस होते हैं इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स, ये बिल्कुल करेक्ट है। एंड 2 है, द शेप ऑफ लिक्विड कैन ईजली बी चेंज्ड, लिक्विड का शेप ईजली चेंज हो सकता है, ये भी करेक्ट है। फिर 3 वाला, यहाँ पे फोर्थ वाला अब देखते हैं, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ लिक्विड इज़ नॉट सो ईजी टू चेंज, जो वॉल्यूम है वो ईजिली चेंज नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट 17 देख लेते हैं। अ राइफल हैविंग अ मास ऑफ 8 किलोग्राम fires a bullet at a speed of 300 meter per second, and if the rifle recoil with a velocity of 1.5 meter per second, then find the mass of the bullet। तो देख लीजिए यहाँ पे ये आप MV जो हमारे पास फॉर्मूला होता है मोमेंटम का, उससे आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। जो पहले का है, ओके, और जो पहले का है मोमेंटम और वो जो बाद का मोमेंटम हो जाएगा, ओके, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से मास जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रेंड। तो जब हम मास को फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे, अब देख लीजिए यहाँ पे ग्राम है, ये किलोग्राम है, आपको कन्वर्ट भी कर लेना है, और यहाँ पे आंसर जो आपका है ईजिली निकल आएगा 40 ग्राम। ओके, नेक्स्ट इज 18, एन ऑप्टिकल फाइबर इज़ अ वेरी थिन फाइबर मेड ऑफ। तो जो ऑप्टिकल फाइबर है वो ग्लास के तो बने ही होते हैं और प्लास्टिक के भी बनते हैं। तो यहाँ पे 1 और 3 दोनों ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नाउ 19 है, द कर्वेचर ऑफ द लेंस ऑफ एन आई इज़ ऑल्टरेटेड बाई। जो हमारी आँख का जो कर्वेचर होता है, ठीक है, जो एडजस्ट करता है, वो किसके द्वारा जो है, किससे हम उस चेंज कर सकते हैं, तो ये है सिलेरी मसल्स। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नाउ 20 है, 20 में फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन मिसिंग है, लेकिन जो भी क्वेश्चन था उसका आंसर 31.35 है। नेक्स्ट हमारे पास है, देखिए यहाँ पे फ्रेंड 20 करके इस तरीके से पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो अब पहले डिसिप्लिन 1 था, उसमें 20 क्वेश्चन थे। नाउ अब यहाँ पे डिसिप्लिन 2 में भी 20 क्वेश्चन है। नाउ यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन 1, द कॉमनली यूज्ड यूनिट ऑफ पावर एंड हॉर्स पावर इज इक्वल टू। तो 746 वॉट, बहुत ईजी था, डी ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। नाउ क्वेश्चन 2,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, कौन सा ट्रू है इसमें? द रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ लिक्विड इज़ हायर दैन दैट ऑफ सॉलिड, जो लिक्विड का रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है वो सॉलिड से हायर होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। एंड जो गैसेस होती हैं बहुत ही कंप्रेसिबल होती हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड, ये भी करेक्ट है। तो बोथ 1 एंड 2 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नाउ क्वेश्चन थ्री है यहाँ पे, फॉर जनरेटिंग विंड एनर्जी, विंड एनर्जी को जनरेट करने के लिए जो विंड स्पीड है वो हायर होनी चाहिए, जिससे कि वो एक रिक्वायर्ड स्पीड वो टरबाइन की मेंटेन रहे। ये क्वेश्चन में भी काफ़ी लोग मुझे लग रहा है फंसे होंगे, क्योंकि ये इतना कोई लर्न नहीं रहता है और ना तो कोई इसके बारे में इतना पढ़ता है। तो बट फिर भी यहाँ पे जो आंसर है वो सी है, 15 किलोमीटर पर आवर। ओके, नाउ क्वेश्चन फोर है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज मेक 75% ऑफ बायोगैस, इसमें से कौन सी गैस बायोगैस बनाती है? 75% तक बायोगैस में होता है उस कंपोजिशन में। तो ये है मीथेन, बिल्कुल करेक्ट है, बहुत ईजी था, सी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन ने अपने एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स दिए थे फ्रेंड। ओके, और डाल्टन ने ये भी कहा था कि जो मैटर है वो इनडिविजिबल है। ओके, कोई भी एटम है जिससे कि वो इनडिविजिबल है। ओके, तो लेकिन फिर बाद में ही बताया गया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, 3 पार्टिकल्स होते हैं। चलिए, तो इसमें यहाँ पे जो है वो उनका पोस्टुलेट नहीं है वो बताना था। तो देखिए, ऑल मैटर इज़ मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, ये है इनका पोस्टुलेट, बिल्कुल करेक्ट है। बट इन्होंने ये भी कहा था कि ये इनडिविजिबल है। नाउ और बी जो है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड, जो रिलेटिव नंबर और जो एटम्स के प्रकार होते हैं वो किसी भी गिवन कंपाउंड में कांस्टेंट होते हैं, बिल्कुल। नाउ एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये भी बिल्कुल सही है। फिर ये कह रहे हैं कि एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल रियल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स, तो ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट नहीं है। ओके, नाउ मेंडलीव्स का आ गया। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ स्टेट्स दैट, मेंडलीव्स के जो पीरियोडिक लॉ है वो क्या बताता है? वो ये बताता है जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं एलिमेंट की वो उनके एटॉमिक मॉसेस के पीरियोडिक फंक्शन होती हैं। ये भी आपको पता है, इजी है ये भी। अगर मेंडलीव्स के पीरियोडिक लॉ की प्रॉपर्टीज़ पता होंगी तो ये ज़रूर में पढ़ा होगा आपने। नाउ क्वेश्चन 7, इन 1961 फॉर अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट, जो कि एटॉमिक मास यूनिट AMU जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्ट की गई थी, ठीक है, तो कौन सा आइसोटोप चूज़ किया गया था एज स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मेजरिंग एटॉमिक मास? तो एटॉमिक मास को मेज़र करने के लिए कौन सा स्टैंडर्ड आइसोटोप चूज़ किया गया था? कार्बन 12 चूज़ किया गया था, बहुत ईजी है, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नाउ एट्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एमिटेड व्हेन हाइड्रोजन इज बर्नड, जब हाइड्रोजन बर्न होता है तो कौन सा यहाँ पे कौन सी इसमें से फॉलोइंग जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से क्या एमिट होता है, क्या निकलता है? तो बिल्कुल हाइड्रोजन जब बर्न होती है तो वाटर वेपर निकलती है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 9 है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है एज अ बायोफ्यूल? तो बायोफ्यूल के लिए देखिए, जो इनकरेक्ट है पूछा गया है कि ये इम्पॉर्टेंट फ्यूल है जो किससे प्रोड्यूस होता है? फ्रॉम लेफ्ट ओवर फूड प्रोडक्ट्स लाइक वेजिटेबल ऑयल्स एंड एनिमल फैट्स। ओके, और जो दूसरा है कि इट कैन बी मेड व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ क्रॉप्स से बनाया जा सकता है, जिसमें कि शुगर या स्टार्च कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई हो, उसको ग्रोन किया जाता है और फिर उसको फर्मेंट कर दिया जाता है यीस्ट से और इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल प्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए कौन सा इनकरेक्ट है, ये नीदर 1 और नॉट 2, ठीक है। तो ना तो 1 इनकरेक्ट है और ना ही 2 करेक्ट है, नीदर कहा है ना, तो 1 और 2 दोनों ही इनकरेक्ट नहीं है। तो नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट इज़ अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो जो थॉमसन का मॉडल था वो क्या था कि जो एटम होते हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज स्पेयर होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसमें एम्बेडेड रहते हैं, धंसे होते हैं। तो ये हमारे पास ओनली वन होगा, जिसमें बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। 11th में क्या है फ्रेंड? 11th क्वेश्चन है हमारे पास, द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग मॉलिक्यूल नोन एज इट्स
जितने भी किसी मॉलिक्यूल में एटम्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो उसकी एटॉमिसिटी कहलाते हैं। तो 1 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन एज स्टेटेड बाय प्रॉस्ट। इसमें से लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो है, जो प्राउस्ट ने बताया था, वो कौन सा है जो करेक्ट है। तो यहाँ पे बताना है, तो ऑप्शन है हमारे पास, इन अ केमिकल सब्सटेंस दिस एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डिफिनेट प्रोपोर्शन बाय द मास। ठीक है, किसी भी केमिकल सब्सटेंस में जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शंस में होते हैं। जैसे कि अगर हम वाटर की बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, वाटर में H2O है तो 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 1 है। इस तरीके से कोई भी आप केमिकल फार्मूला ले लीजिए, H2SO4 ले लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन 13 है हमारे पास फ्रेंड। क्वेश्चन 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नोन एज द कंट्री ऑफ विंड्स। डेनमार्क को कंट्रीज ऑफ विंड्स कहा जाता है। नाउ अब यहाँ पे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पूछा गया है। ड्राई आइस क्यों कहा जाता है इसे ड्राई आइस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डायरेक्टली गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है ऑन डिक्रीज ऑफ प्रेशर टू 1 एटम। जब 1 एटम तक इसका प्रेशर डिक्रीज कर दिया जाता है और ये लिक्विड स्टेट में नहीं आती है। तो 2 करेक्ट है। ओके, नाउ 15th देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। जब आउटसाइड फोर्स हम लगा देते हैं किसी चीज़ पर तो वो तब भी वो अपना शेप मेंटेन करने की टेंडेंसी रखता है। तो ऐसा सिर्फ सॉलिड्स में होता है। सॉलिड्स को आप दबाइए, आप किसी टेबल को दबाइए, किसी चेयर को दबाइए, अलमीरा को दबाइए, तो देखिए कि आप दबा पाते हैं, नहीं। और ये सब तो बहुत हैवी चीज़ें, अगर आप किसी छोटी भी चीज़ को लेकर के देखिए, ब्लॉक वगैरह को, तो भी आप दबाएंगे तो पहली बात तो प्रेशर से दबेगा नहीं इतनी ईजिली और वो अपना शेप मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तो ए बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। नाउ क्वेश्चन 16, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, वेरी इजी, 273.15 केल्विन होता है। नेक्स्ट हमारे पास है, द प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर कंसिस्ट ऑफ। जो मैटर की प्लाज्मा स्टेट होती है, आपको पता है इस जो मैटर की जो है स्टेट्स हैं वो सॉलिड, लिक्विड है, गैस एंड प्लाज्मा स्टेट भी है, और एक बोस-आइंस्टाइन पार्टिकल भी आप जानते होंगे। तो यहाँ पे देखिए जो प्लाज्मा होते हैं वो क्या होता है, प्लाज्मा जो होता है एक्सट्रीमली एनर्जेटिक, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होती है, और वो आयनाइज्ड गैसेस जो होती हैं वो एक्साइटेड फॉर्म में होती हैं उसमें। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ दी एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। देखिए इस क्वेश्चन में भी लोगों को थोड़ी मुश्किल हुई होगी, इतना लर्न नहीं रहती है ये सब चीज़ें, एटॉमिक रेडियस वगैरह। तो 37 पिकोमीटर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कोल हैज़ द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। एंथ्रासाइट होता है, एंथ्रासाइट्स की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई होती है, ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन 20, इट वॉज फाउंड दैट लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वॉज एप्लीकेबल ओनली टू। तो जो लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था न्यूलैंड ने, वो किस तक एप्लीकेबल माना गया था, वो लगभग कैल्शियम तक, जिस 20 उसका एटॉमिक नंबर है वहाँ तक था। ओके, कैल्शियम तक था एप्लीकेबल, उसके आगे नहीं फॉलो हो रहा था। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए डिसिप्लिन थी आ गई है फ्रेंड यहाँ पे, और इसमें फिर से क्वेश्चन 1 से स्टार्ट कर दिया इन्होंने। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल। तो गोल्ड आपको पता है सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल होता है, कितनी बार पढ़ चुके हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो चुका है। नाउ विच ऑफ द, क्वेश्चन 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज क्रूक्स ग्लास। तो फ्लिंट या ऑप्टिकल ग्लास को क्रूक्स ग्लास कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फ्रेंड क्वेश्चन 3, एसिड्स प्लस मेटल। अगर एसिड की मेटल से रिएक्शन कराते हैं, और सपोज अगर HCl है और इसकी किसी मेटल जिंक ग्रेन्यूल से सपोज रिएक्शन कराया, तो आप जानते हैं कि क्या होगा। अब यहाँ पे होगा ये फ्रेंड कि जो सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे सॉल्ट एक बन जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ओके, तो ये वाला एक्सपेरिमेंट भी है कि जब टेस्ट ट्यूब में हम डाइल्यूट HCl लेते हैं और उसमें जिंक के ग्रैन्यूल्स डाल देते हैं, तो फिर पॉप के साउंड के साथ फिर एक गैस निकलती है जो टेस्ट ट्यूब के पास जो है माचिस की तीली ले जाने पे बर्न भी करती है। ओके, नाउ ऑप्शन 4 करेक्ट हो चुका है वहाँ पे, हाइड्रोजन गैस। एंड क्वेश्चन 4 आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होंगी जिसमें कि बहुत सारी एनर्जी वो रिलीज़ होगी, हीट रिलीज
तो यहाँ पे हमारे पास जो ए है वो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है, ये नहीं है, रेस्पिरेशन भी नहीं है, एंडोथर्मिक है। और इसमें कहा नॉट एन, सॉरी, नॉट एन एग्जाम्पल पूछा है ना, तो रेस्पिरेशन तो एक्सोथर्मिक है फ्रेंड, और बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस भी है, इसलिए ये नहीं होगा। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, इसमें भी बहुत सारी हीट जो है वो निकलती है, तो ये एक्सोथर्मिक है। लेकिन अमोनियम क्लोराइड को जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वाटर जो होता है फ्रेंड थोड़ा ठंडा हो जाता है। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हम लोगों ने, आप लोगों ने जितने भी लोग हैं वो लैब में भी किया होगा, तो आपने देखा होगा टेस्ट ट्यूब थोड़ी ठंडी हो जाती है, तो इट मीन्स कि क्या है, अगर एक्सोथर्मिक होता तो वो हॉट हो जाती, गर्म हो जाती, ठीक है, लेकिन नहीं, ये एंडोथर्मिक है। तो बहुत सारी चीज़ें जब आप एग्ज़ाम देते हो फ्रेंड्स, तो वो प्रीवियस जो आपके पास के एक्सपीरियंसेस होते हैं स्कूल के, कॉलेजेस के, वो भी उस टाइम पे काम आते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ वाले में यहाँ पे क्वेश्चन मिसिंग है, ऑप्शन भी मिसिंग है, तो हम नहीं कर सकते। सिक्स देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्लोराइड एंड एंटीमनी ट्राइसल्फाइड बाउंड टुगेदर बाय ग्लू। तो पोटेशियम क्लोराइड और एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का जो मिक्सचर होता है उसको ग्लू से लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? मैच स्टिक के हेड्स पे लगाया जाता है, तो यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट है। अब कैंडल तो आप जानते ही हैं कि इसमें सिर्फ वैक्स होता है, डिटर्जेंट्स में तो ये यूज़ नहीं होता, सोप्स में भी यूज़ नहीं होता, तो मैच स्टिक के हेडिंग ईजी है फ्रेंड, बी ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। क्वेश्चन 7, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट एग्जिस्ट एज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, बिल्कुल मरकरी, ऑप्शन बी करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स आर कॉल्ड, बिल्कुल सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड ही रहेगा, तो बी वाला बिल्कुल करेक्ट। जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स में आपके जो मीथेन, अगर हम एग्जाम्पल लें, ठीक है, एल्केन्स का एग्जाम्पल लें तो इसमें सिंगल बॉन्ड से होता है, और बाकी एल्कीन और एल्काइन में तो डबल बॉन्ड भी यूज़ होते हैं। नाउ विच ऑफ, क्वेश्चन 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग यूनिवर्सल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर, तो इनकरेक्ट पूछा है, तो इसमें यह है कि फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद स्मॉल लेटर वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। तो अब जैसे कि आप अगर हनी बी का नेम देखें तो एपिस होता है तो कैपिटल से लिखते हैं, ठीक है, एपिस, और फिर मिलीफेरा लिखना है तो आप उसको स्मॉल लेटर से करते हैं या फिर इटैलिक से करते हैं, तो लाइक दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 10, तो क्वेश्चन 10 में है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल प्रॉपर्टीज़ फॉर आयनिक कंपाउंड्स इज ट्रू, इसमें से आयनिक कंपाउंड के लिए जनरल प्रॉपर्टीज़ के लिए क्या ट्रू है, तो जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, ओके। जैसे कि अगर हम आयनिक कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे फ्रेंड अगर सपोज सोडियम क्लोराइड की बात करें तो सोडियम आयनिक कंपाउंड है एक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, फॉल्स बताना है भाई, तो फॉल्स क्या है, एसिडिक नेचर ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ OH या हाइड्रोक्साइड ऑन्स इन सोल्यूशन, नहीं बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है, क्योंकि जो एसिड्स होते हैं वो सॉल्यूशंस में क्या देते हैं, वो H+ आयन देते हैं, ओके, और जो बेसिस होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज़ करते हैं। अगर HCl है तो ये आयनाइज होगा तो H+ और Cl- में होगा, तो H+ जो होगा वो सॉल्यूशन में आएगा। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 12 है फ्रेंड, दी, फिर आपको बताना है, ऑफ एलिमेंट इज एक्सप्लेन्ड एज देयर टेंडेंसी टू अटेन कम्प्लीटली फिल्ड आउटर शेल, तो रिएक्टिविटी होती है, बिल्कुल जितना ही रिएक्टिव होगा। नेक्स्ट हमारे पास बायो का क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन, गॉइटर इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, ऑप्शन डी करेक्ट है। 14th, एन अल्कली इज बेस विच इज़ सॉल्युबल इन वाटर, जो अल्कली होते हैं उन वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो चुका है। क्वेश्चन 15, एसिटिक एसिड हैज़ अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 290 केल्विन, ये भी, इसमें भी काफ़ी लोग फंसे होंगे क्योंकि ये भी नहीं लर्न करते हैं, बहुत सारे लोग इस तरह की चीज़ें नहीं लर्न करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह क्या याद करना, ओके। बाकी प्रॉपर्टीज़ तो लर्न कर लेते हैं, टेस्ट लर्न कर लेते हैं, जैसे अल्कोहल के टेस्ट हैं, एसिड्स के टेस्ट हैं, आइडोफॉर्म टेस्ट वगैरह हैं। चलिए नेमिंग रिएक्शंस भी लर्न कर लेते हैं। क्वेश्चन 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वेंशनल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, कन्वेंशनल बताना है फ्रेंड, और नॉन रिन्यूएबल है तो आपको पता है नेचुरल गैस नॉन रिन्यूएबल है, बाकी सोलर एनर्जी तो सन से मिलती है, रिन्यूएबल है, बायोगैस भी रिन्यूएबल है, एंड जियोथर्मल एनर्जी भी रिन्यूएबल है। क्वेश्चन 17, स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, तो विटामिन सी से होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 18, आउटर सॉलिड क्रस्ट इज ऑफ अर्थ इज नोन एज लिथोस्फेयर, तो जो आउटर सॉलिड क्रस्ट होती है वो क्या कहलाती है, लिथोस्फेयर कहलाती है, बी। क्वेश्चन 19,
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल फ्रॉम हेविया ब्राजीलियंसिस। तो इससे आपको पता है नेचुरल रबर जो होता है वो इसी प्लांट से मिलता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर। वाटर के साथ जो विगरसली रिएक्ट करता है और स्लैक लाइम प्रोड्यूस करता है, लार्ज अमाउंट में हीट निकलती है। तो इसके लिए ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्साइड बिल्कुल करेक्ट है फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ पे जो ऑप्शन तो बी हो चुका है कैल्शियम ऑक्साइड, और आगे भी हमारे पास और भी डिसिप्लिन्स बचे हुए हैं फ्रेंड, तो इसको भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगी। तो चलिए आज के लिए फ्रेंड इतना ही है, और आप लोग इसको देखिएगा, और क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, इजी भी हैं, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। तो अगर अच्छे से प्रिपरेशन की जाए तो आप ये एग्ज़ाम बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। जो भी आगे आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको बहुत थैंक्स है, जो लोग नए हैं उनको मोस्ट वेलकम है फ्रेंड। तो चलिए, थैंक यू सो